नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। भारत सरकार ने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले डिजिटल समाचारों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में लाने का निर्णय किया है। सरकार ने ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने वाली अधिसूचना को जारी किया है। ऑनलाइन मीडिया के अंतर्गत शामिल हैं फिल्में और ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक सामग्री। आपको बता दें कि वर्तमान में डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने वाली कोई विधि या स्वायत्त निकाय विद्यमान नहीं है। इस नई अधिसूचना से सरकार का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि ये प्लेटफॉर्म अभी तक अविनियमित हैं। अभी तक ओवर द टॉप सामग्री के संबंध में किसी भी शिकायत का समाधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय दंड संहिता जैसे कानूनों के माध्यम से किया जाता था। 5 भिन्न भिन्न मीडिया, प्रिंट, रेडियो, टीवी, फिल्म और ओटीटी में से केवल ओटीटी ही अभी तक और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में से केवल ओटीटी ही अभी तक अविनियमित हैं। सरकार द्वारा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को स्वविनियामक तंत्र के अधीन लाने पर बल दिया जा रहा है। हालांकि कुछ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स द्वारा एक स्वविनियामक मॉडल को प्रस्तावित किया गया था, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। दरअसल ओटीटी एक केबल या सैटेलाइट द्वारा प्रदत्त सामग्री के स्थान पर एक उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की गई फिल्म और टेलीविजन सामग्री को संदर्भित करता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार आदि। एक अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2019 के अंत तक 17 करोड़ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता थे और वर्ष 2023 तक इसका बाजार $5 बिलियन तक का हो जाएगा। अगली खबर विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र ने 10 अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए 10 अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना को संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू किया जाएगा और ये अगले 5 वर्षों में निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में होंगी। पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल फोन और निर्दिष्ट सक्रिय दवा सामग्री के लिए 51,311 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय के साथ पहले से ही कार्यान्वित है। पीएलआई योजना का लक्ष्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के वृद्धिशील विक्रय पर प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मौजूदा निर्माण इकाई को स्थापित करने या उसका विस्तार करने के लिए स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना और विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना है। आइए अब पीएलआई योजना से अपेक्षित लाभों को जानते हैं। भारतीय उद्योग जगत को विदेशी प्रतिस्पर्धा और विचारों का अनुभव करवाना, जिससे भविष्य में नवाचार करने के लिए उसे अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को सक्षम बनाएगी और इससे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के साथ विपणन सुविधाएं भी स्थापित होंगी। इससे अर्थव्यवस्था में समग्र विकास होगा और रोजगार के अत्यधिक अवसर भी सृजित होंगे। पीएलआई योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, विशिष्ट दक्षता वाले और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी। अगली खबर कार्यपालिका से संबंधित है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को स्वीकृति प्रदान की है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी के व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण यानी वीजीएफ योजना को जारी रखने और इसके पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान की है। इस योजना की समयावधि 2024 से 25 तक है और इसकी कुल लागत 8100 करोड़ रुपए है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपए और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 2100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे पीपीपी परियोजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने और सामाजिक क्षेत्र में निजी निवेश को सुविधाजनक बनाने की अपेक्षा है। इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्य धारा में लाने के लिए 2 उपयोजनाओं की शुरुआत की गई है। जैसे उपयोजना 1 के तहत सामाजिक क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल शोधन, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।
इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं की कम से कम 100% संचालन लागत पुनः प्राप्त होनी चाहिए। वहीं उपयोजना 2 के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से कम 50% संचालन लागत पुनः प्राप्ति के साथ निरूपण या सामाजिक क्षेत्रों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी। आइए अब वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को संक्षेप में जानते हैं। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2006 में वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को आरंभ किया था। हालांकि तब ये आर्थिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं तक ही सीमित थी। वायबिलिटी गैप फंडिंग से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से उपयुक्त लेकिन वृहद पूंजी निवेश आवश्यकताओं, दीर्घावधिक परियोजना काल आदि के कारण वित्तीय व्यवहार्यता में कमी से ग्रसित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकमुश्त या अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से उन्हें पीपीपी के माध्यम से एकमुश्त या अस्थगित किए गए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगली खबर श्रम क्षेत्र से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस यानी नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर NDUW की स्थापना की दिशा में कदम उठाया है। हाल ही में सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान डेटाबेस के अभाव में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की संख्या या रोजगार की क्षति के बारे में विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकने की वजह से प्रवासी श्रमिकों के डेटा पर सूचना बहस का विषय बन गई है। वर्ष 2009-10 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के आंकड़ों के अनुसार देश के कार्यबल का 90% यानी 43 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी या किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के बिना कार्यरत हैं। NDUW प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रथम राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। इसका उद्देश्य ऐसे श्रमिकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए श्रमिकों और नियोक्ताओं और साथ ही सरकार के लिए भी एक मंच प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार के साथ संबद्ध NDUW के विकास की परिकल्पना की गई है। दरअसल असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत पहली बार प्रत्येक श्रमिक को पंजीकृत करने और उनका स्मार्ट ID कार्ड जारी करना अनिवार्य किया गया था। आइए अब जानते हैं इस पहल का महत्व। ये श्रमिकों को उनके कौशल के बारे में जानकारी साझा करने में सहायता करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप नियोक्ताओं के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की खोज करना सरल हो जाएगा। ये डेटाबेस कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करने या सामाजिक सुरक्षा पहल को लागू करने में सरकार की सहायता करेगा। इसके द्वारा कोविड जनित लॉकडाउन जैसी स्थिति में श्रमिकों के आवागमन को ट्रैक किया जा सकता है ताकि आवश्यकता होने पर उनकी सहायता की जा सके। अगली खबर खनन क्षेत्र से संबंधित है। मेघालय सरकार पर रेट होल खनन को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया गया है। ये मामला मेघालय स्थित एक अधिकार समूह द्वारा राज्य में अवैध रूप से प्रचलित रेट होल खनन के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराने के आरोप के बाद सामने आया है। दरअसल रेट होल खनन एक लंबी संकीर्ण सुरंग के माध्यम से किया जाता है। ये सामान्यतः 3-4 फीट ऊंची होती है, जिसमें श्रमिकों के रूप में अधिकांशतः बच्चों द्वारा प्रवेश कर कोयले का निष्कर्षण किया जाता है। चूंकि इन सुरंगों में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, इसलिए इस तरह की क्षैतिज सुरंगों को अक्सर रेट होल कहा जाता है। ये सुरंगें क्षैतिज चैनलों के एक नेटवर्क में विभाजित होती हैं, जिनके ढह जाने या बाढ़ में जलमग्न हो जाने का खतरा होता है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में रेट होल खनन को श्रमिकों के लिए अवैज्ञानिक और असुरक्षित घोषित करते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया था। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने NGT के वर्ष 2014 के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन पहले से निष्कर्षित किए गए कोयले के परिवहन की अनुमति प्रदान कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई थी कि 1.77 लाख मीट्रिक टन कोयले का परिवहन होना शेष है, लेकिन वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इसे संशोधित करके 32.57 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। आइए अब जानते हैं रेट होल खनन के प्रभाव। इस प्रकार के खनन से बाल तस्करी को बढ़ावा मिलता है। ये नदी जल स्रोतों को अम्लीय करके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वर्ष 1980 के दशक के बाद से निर्धन खनिकों के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। चीन ने पेंगोंग झील पर पीछे हटने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चीन ने झील के दक्षिणी तट से अपने सैनिकों की वापसी और दोनों पक्षों द्वारा अपने सैनिकों के मूल स्थानों पर लौटने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
चीन अपनी मौजूदा चौकी को खाली करते हुए पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 क्षेत्र में लौट जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बनी है और भारत इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों द्वारा उस बिंदु के 8 किलोमीटर पश्चिम में आने के बाद भारत और चीन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था, जिसे भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है। सरना संहिता। झारखंड विधानसभा ने सरना संहिता पर प्रस्ताव पारित किया है, जो सरना को वर्ष 2021 की जनगणना में एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का उपबंध करता है। अब इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। सरना अनुयायी प्रकृति पूजक हैं, जो स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं। ये दशकों से एक पृथक धार्मिक पहचान प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। संपूर्ण झारखंड के जनजातीय नेता जनगणना सर्वेक्षणों में सरना संहिता को लागू करने की मांग कर रहे थे। जनगणना सर्वेक्षणों में उन्हें धर्म के कॉलम में अन्य के रूप में शामिल किया जाता है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन नियम 2011 में संशोधन किया। नए नियमों को FCRA 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। नए FCRA के तहत किसान, छात्र, धार्मिक और अन्य समूहों जो सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हैं, उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। ये FCRA पंजीकरणों को अधिक कठोर बनाता है, जैसे संगठनों को 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए और इसकी मूल गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए व्यय किया जा चुका होना चाहिए। FCRA विदेशी अंशदान अभिदाय को नियंत्रित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे अंशदानों से देश की आंतरिक सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रेरित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जो जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से लोगों के बीच जल के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित करने और उन्हें जल के प्रयोग के सर्वोत्तम तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। ये समारोह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग यानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अमूर बाज। मणिपुर राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए अमूर बाजों के संरक्षण के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। अमूर फाल्कन विश्व का सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाला पक्षी है, जो अपने प्रजनन और शीतकालीन विश्राम स्थल के बीच यात्रा करते हुए प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शीतकाल में प्रवास करते हुए ये सर्बिया और चीन से लेकर दक्षिणी अफ्रीका की ओर अपने प्रवास मार्ग में पूर्वोत्तर भारत में भी विश्राम करता है। IUCN की सूची में इसे लीस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है। उत्तराखंड में हिम तेंदुए की प्रथम गणना प्रारंभ हुई। भारत ने हिम तेंदुए की आबादी की अपनी प्रथम गणना आरंभ की है। ये गणना भारत में हिम तेंदुए की आबादी, इसके अधिवास स्थलों पर आसन्न खतरों और पर्यावासों की स्थिति का एक वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत करेगी। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है। 3 वर्ष पहले एक अधिवास आधारित अनुमान के अनुसार 3000 से 5000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर 626 हिम तेंदुए पाए गए थे। IUCN की सूची में इसे वल्नरेबल की स्थिति में रखा गया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि। पर्यावरण एजेंसियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को एक रामसर स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। ये आर्द्रभूमि वर्ष 1984 में गंगा नदी पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई थी। हैदरपुर आर्द्रभूमि में कई पक्षी प्रजातियां अधिवासित हैं और ये ग्रेलिंग गूज और बार हेडेड गूज जैसे शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। आर्द्रभूमियां अस्थायी मौसमी या स्थायी रूप से जल से आच्छादित भूखंड होते हैं। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर रणनीतिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ECT को संयुक्त रूप से अपग्रेड करने के लिए भारत और जापान के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका लक्ष्य एक समुद्री हब के रूप में श्रीलंका की स्थिति को बेहतर बनाना है। हालांकि ये परियोजना राष्ट्रीय संपत्ति में विदेशी भागीदारी को रोकने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी है।
भारत को जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से प्रथम शिपमेंट प्राप्त हुआ। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल यानी PIWTT मार्ग के अंतर्गत प्रथम वाणिज्यिक शिपमेंट बांग्लादेश से असम के करीमगंज में प्रविष्ट हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय निर्यात के लिए एक लागत प्रभावी, हरित और सुरक्षित मार्ग है। PIWTT को पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2015 में नवीनीकृत किया गया था। ये वाणिज्यिक व्यापार के लिए दोनों देशों के जलमार्गों का उपयोग करने के लिए परस्पर व्यवस्थाएं करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।